कहते हैं ना पूरे कायनात साथ देती है आपका, तो मेरा जीके इतना वीक पॉइंट है और उन्होंने इंटरव्यू में मेरे से जीके पूछा ही नहीं, मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी। अच्छा। वो उस टॉपिक पे ही नहीं गए, स्टार्टिंग ही हमारी लिटरेचर से हुई और लिटरेचर पे एंडिंग हुई। हुँ। जब भी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी ना, तो सर वो सारी रातें याद आ रही थी, जब इतनी मेहनत कर रही थी डीयू जाने के लिए, एमए में एडमिशन के लिए, नेट के लिए, जेआरएफ के लिए। तो ऐसा लग रहा था कि कितनी लड़ाई करी है पूरी ज़िंदगी, कितनी मेहनत करी है। तो ये लास्ट फाइट है और ये एकदम बेस्ट देनी है। सो आई हैव ऑलवेज़ बीन अ फाइटर, वन लास्ट फाइट, द लास्ट एंड द बेस्ट। वहाँ के जो टीचर्स हैं सर, वो जिस तरीके से बात करते हैं, उनका जो कहते हैं ना स्टाइल है पढ़ाने का, समझाने का चीज़ों को, मेरे को पता नहीं था कि ऐसे भी मतलब पढ़ाया जा सकता है बच्चों को। मतलब बतौर पूरी प्रेज़ेंटेशंस तैयार करके लाते थे, कोई टॉपिक हमें पढ़ाना होता था, तो पूरी प्रेज़ेंटेशन बना के लाते थे, स्क्रीन पे चलाते थे। तो अच्छा। वो जो विज़ुअल्स देखे हो ना, वो हमेशा के लिए याद रहते हैं बच्चों को। हुँ। ये जो प्रिपरेशन फ़ेज़ है, वो कई बार पॉज़िटिव होता है, कई बार नेगेटिव होता है। उसमें बच्चा मोटिवेट रहता है, कई बार डीमोटिवेट हो जाता है। हाँ जी, जब डीमोटिवेट होता है तो आप भी हुई होंगी, बिल्कुल। तो आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा? कौन सा मटेरियल जितना छोटा होता है ना, उतना ही आप अच्छी तैयारी कर सकते हो क्योंकि 10 बुक्स हैं, याद एक भी नहीं होगी। 2 बुक्स पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, उनको मतलब याद हो जाना चाहिए कि किस पेज पे, किस लाइन में वो वर्ड लिखा हुआ है। तब वो याद हो जाती है ना चीज़, तब आपके नंबर कहीं नहीं घटते। तो जब मैं तैयारी करती थी ना एंट्रेंस की, जी। सुबह मेरे गेट पे नॉक होती थी कि बेटा सुबह होगी, पूरी रात निकल जाती थी, मेरे को पता नहीं चलता था। अच्छा। मेरी छोटी बहन रूम में आती थी कि दीदी सुबह होगी, उसका स्कूल जाने का टाइम हो जाता था। तब पता चलता था कि अरे सुबह होगी। छोटी उम्र में तय कर लिया था कि शिक्षक बनना है। इस निर्णय के साथ ही लक्ष्य की नींव मजबूत करने में जुट गए। 10वीं के बाद जब लोगों ने साइंस मैथ्स या साइंस बायो चुनने की सलाह दी, तब भी इन्होंने अपने फैसले से समझौता नहीं किया। दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स किया और फिर वहीं से मास्टर्स भी पूरा किया। जैसे ही मास्टर्स पूरा हुआ, वैकेंसी आई और पहले ही प्रयास में 38वीं रैंक हासिल कर बन गए अंग्रेजी के असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हमारे साथ है शुभ नंदिनी, जो हमें बताएंगे कि कैसे उन्होंने पढ़ाई की, क्या रणनीति अपनाई, किन किताबों पर भरोसा किया और क्या चीजें छोड़ी। तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं बृजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। शुभ नंदिनी, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। आपको बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। छोटी सी उम्र में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हो। थैंक यू सर। आपने कब डिसाइड किया कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है? सर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है, ये कभी डिसाइड नहीं किया था, हम्म, पर इतना ज़रूर था कि टीचिंग लाइन में जाना है, चाहे टीचर बनूँ या प्रोफ़ेसर बनूँ। एक्चुअली मेरे को 10th क्लास से ही सर बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, मेरे घर के पास ही लाइब्रेरी थी, तो मैं मतलब बहुत बुक्स पढ़ी है मैंने उस टाइम, बड़े-बड़े नॉवेल्स पढ़ने शुरू कर दिए थे। अच्छा, तब 10वीं से में? था हाँ जी सर, 10वीं में मैंने नॉवेल्स पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे और मेरी मम्मा मेरे लिए हमेशा कॉमिक बुक्स, मैगज़ीन्स लेके आते थे, तब जब से मैं छोटी थी तब से। तो हम्म, पूरा बचपन बुक्स के साथ ही बीता है, लिटरेचर से बहुत प्यार था। हम्म, तो 10th में ही सोच लिया था कि टीचिंग लाइन में जाना है। उसके बाद सर जब 11th-12th में आई तो थोड़ी और माइंड में क्लैरिटी आई, पता चला कि प्रोफ़ेसर भी बन सकते हैं। तब से कन्फर्म था कि प्रोफ़ेसर बनना है, लिटरेचर का बनना है, इंग्लिश हम्म। लिटरेचर का। सब्जेक्ट क्या लिया था आपने 11th में? सर 11th में मेरे पास आर्ट्स थी। इंग्लिश था? हाँ जी, इंग्लिश था, हिंदी और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। और फिर ग्रेजुएशन किस में किया आपने? सर ग्रेजुएशन मैंने इंग्लिश ऑनर्स में करी है, मतलब 3 साल इंग्लिश ही पढ़ी है सिर्फ़, हम्म, इंग्लिश में ऑनर्स करा है और हिंदू कॉलेज डीयू से करा है। अच्छा। हाँ जी सर। प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुई है आपकी? मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई है जीनियस स्कूल पीलीबंगा में है सर, वहाँ से मैंने मतलब मेरा प्ले स्कूल 8th तक वहाँ से पढ़ाई करी है सारी। और उसके बाद में? उसके बाद में सर हनुमानगढ़ में नेशनल पब्लिक स्कूल है, वहाँ से मैंने 9th और 10th करी और उसके बाद 11th और 12th मैंने महारानी किशोरी देवी स्कूल बीकानेर से करी है सर। आपकी एजुकेशन अलग अलग जगह हुई है? सर मम्मी-पापा दोनों गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो मिड सेशंस में कई बार ट्रांसफ़र हुए हैं। अच्छा, उनका जहाँ ट्रांसफर हुआ हाँ आपने जी, वहाँ एडमिशन ले वहाँ लिया वहाँ एडमिशन ले लिया। हाँ जी सर। और फिर आप दिल्ली चले गए। हाँ जी सर, 12th के बाद। ये किसका डिसीजन था? सर डिसीज़न तो मेरा ही था, मैंने काफ़ी ज़िद थी कि मेरे को 11th से सर था डीयू जाना है, डीयू जाना है। हम्म, तो उसके लिए सर काफ़ी मेहनत करी थी 11th-12th में, फिर रैंकिंग मतलब
मेरिट भी ठीक थी मेरी परसेंटेज, तो मेरा एडमिशन हो गया हिंदू कॉलेज में। हम्म। तो पेरेंट्स ने भी जब देखा कि बच्चे का स्कोर अच्छा है, तो सबने कहा कि आप मौका दो बच्चे को, भेजो, तो उन्होंने भी भेज दिया सर। ये फर्स्ट प्रायोरिटी थी आपकी हिंदू कॉलेज? हाँ जी सर, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। मेरी एमए भी मैंने सर यहीं से करी है। अच्छा। हाँ जी सर। अच्छा, आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों हाँ जी। दिल्ली से हुई है, हाँ जी सर। और दिल्ली जाने वाला बच्चा जनरली यूपीएससी की तैयारी करता है। हाँ जी सर। आपने कभी सोचा नहीं कि मैं यूपीएससी कर लूं? सर मैंने कभी नहीं सोचा, मेरे घर वालों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, रिलेटिव ने, सबने सोचा था। हम्म। मतलब एक प्रेशर हमेशा रहा है कि यूपीएससी की कोचिंग लो, दिल्ली में हो तो। पर सर मेरा कभी मन नहीं किया, कभी भी नहीं। 1% भी मेरे को लगा ही नहीं कि मैं इस लाइन के लिए हूँ। हमेशा से क्लियर था कि इंग्लिश का प्रोफेसर बनना है। 11th अच्छा। से 10th से दिमाग क्लियर था। हम्म। हाँ जी एमए कब हुई आपकी? सर, 2023 में। अच्छा, 23 में एमए हुई है। हाँ जी सर। नेट कब किया फिर आपने? सर नेट में जब एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में थी ना, तब से मैंने नेट के एग्जाम्स दे रही हूँ। हम्म। और अब तक मेरा 5 बार तो हो चुका है सर। अच्छा, नेट क्लियर 5 बार हो चुका है? सर फर्स्ट सेमेस्टर में दिया, हम्म। सेकंड सेमेस्टर में दिया, थर्ड में दिया, फोर्थ में दिया, एमए के बाद भी दिया। तो आपने बार बार क्यों दिया ये? सर मैं जेआरएफ का ट्राई कर रही थी, ओके। तो सर फोर्थ अटेम्प्ट में मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया था। हम्म। तब मेरा एमए का फाइनल ईयर हो गया था। एमए के बाद मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ, हम्म। तो मेरा पीएचडी में जाने का मन था, पर इधर से वैकेंसी आ गई थी, तो पहले मैंने इस पे फोकस किया कि एक बार ये करूँ, पीएचडी इसके बाद करेंगे। 23 में एमए हुई, 23 में वैकेंसी आ गई, हाँ जी सर। और 24 में आप हाँ जी असिस्टेंट सर। प्रोफेसर बन गए। हाँ जी सर। एक सपने जैसा नहीं लग रहा आपको? सर सपना तो नहीं है, क्योंकि सर हमेशा से ना दिमाग में क्लैरिटी थी हम्म। कि एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। तो सपना तो है ही सर, बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। हम्म। मतलब कभी और कुछ बनने का सोचा ही नहीं, यही बनने का सोचा था। आपको था कि पहला अटेम्प्ट मैं देने जा रही हूँ और पहले में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, विश्वास था ये? सर अगर मैं हाँ बोलूँगी तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट लगेगा, फिर भी? पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है सर, पर खुद पे विश्वास था, अपने सब्जेक्ट पे विश्वास था। जो मैंने 5 साल वहाँ पे पढ़ाई करी थी, सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ी थी मैंने 5 साल, तो अपने सब्जेक्ट पे मेरे को भरोसा था। मेरा नेट कई बार क्लियर हो चुका था, इस एग्ज़ाम से पहले 3-4 बार हो चुका था। तो सब्जेक्ट पे मेरे को डाउट नहीं था, मेरे को जीके में डाउट था, क्योंकि मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली जीके की, और राजस्थान का जीके तो मैंने कभी नहीं पढ़ा था सर। पहली बार पढ़ा इस एग्ज़ाम के लिए, 2-3 महीने पढ़ा था सिर्फ, तो वो मेरा वीक पॉइंट था। अच्छा, उसमें डर लग रहा था। सब्जेक्ट के लिए कोचिंग ली आपने? जी, हाँ जी सर, ऑनलाइन कोचिंग ली थी मैंने। किसकी? सर एसके शर्मा सर हैं, तो उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग दी थी। तो सर उनकी गाइडलाइन में सर काफ़ी बच्चे इस बार मतलब पढ़े सेलेक्ट हैं, हुए? बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। सर उन्होंने फर्स्ट टाइम ही कोचिंग दी थी सर ऑनलाइन, और यूट्यूब के थ्रू बाय चांस ही मेरे को उनकी क्लासेस मिल गई, और उन्होंने सर, वाक़ई में दिल से कह रही हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाया था। मतलब मैं तो खुद दिल्ली से पढ़ी हुई हूँ, पर उन सर ने जो पढ़ाया ना, तो बहुत ऐसे कांसेप्ट्स क्लियर हुए, उनके नोट्स इतने अच्छे थे, मैंने कोई और बुक नहीं उठाई कभी भी। सिर्फ़ सर के जो नोट्स थे, इतने पतले-पतले नोट्स थे 4-5 टॉपिक्स के, सिर्फ़ वही पढ़े मैंने, और कोई बुक भी नहीं हाथ लगाई सब्जेक्ट के लिए। दोनों पेपर में दोनों पेपर में वहीं से पढ़ा? सिर्फ़ वहीं से पढ़ा, कोई और मटेरियल हाथ ही नहीं लगाया। जीके के लिए आपने कोई कोचिंग नहीं ली? जीके के लिए सर मैंने ऑनलाइन क्लासेस तो ली थी, उत्कर्ष क्लासेस से, अच्छा। पर सर मेरा बेस बहुत वीक था जीके में, कभी नहीं पढ़ा था ज़िंदगी में। और सर मीडियम का बहुत फ़र्क पड़ता है, हिंदी मीडियम में कभी स्टडीज़ नहीं करी, और जीके सारा हिंदी मीडियम में था, तो समझने में बहुत मुश्किल आई थी। तो जीके तो सर बहुत वीक पॉइंट था मेरा। कितने नंबर आए थर्ड पेपर में? सर नंबर एग्ज़ैक्ट तो पता नहीं, पर स्की से मिलाए तो 20-21 ही बन रहे थे। अच्छा। हाँ जी सर, बाकी सब मैंने सब्जेक्ट में कवर करा है, जितना भी करा है। सब्जेक्ट में कितने नंबर बन रहे हैं? तो सब्जेक्ट में मेरे अराउंड 91 स्कोर है। अच्छे बन रहे हैं। हाँ जी। और इंटरव्यू में? सर इंटरव्यू में तो पता नहीं अब कितने मिले तो हैं। लगभग एक आइडिया, जैसे आपकी हाँ रैंक आई है जी। 38 ना? हाँ जी, 38। हाँ। सर मेरे को लग रहा है मे बी 15 या अबव, अच्छा, 15-16 होंगे। हाँ जी। तो इंटरव्यू वाले नंबर से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी सर, इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ था। यही उम्मीदें थी? उम्मीद तो सर इंटरव्यू में कभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या हुआ है, नहीं, पर आप एक बस इंटरव्यू दिल दे के में, हाँ निकलते जी, हो जब तो मैं बाहर आई हाँ। ना, तो मेरे फेस पे एक स्माइल थी, मतलब जो भी देख रहा था सब कह रहे थे इसका अच्छा हुआ है। मतलब दिल में था ही नहीं कि खराब भी हो सकता है। मैं एकदम खुश बाहर आई थी। बोर्ड किसका था? सर मेरा मंजू शर्मा जी का बोर्ड था, उनके बोर्ड में था, और सर इंटरव्यू भी एकदम स्मूथ चला था सर मेरा। और कहते हैं ना,
पूरे कायनात साथ देती है आपका। तो मेरा जीके इतना वीक पॉइंट है और उन्होंने इंटरव्यू में मेरे से जीके पूछा ही नहीं, मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी। अच्छा। वो उस टॉपिक पे ही नहीं गए, स्टार्टिंग ही हमारी लिटरेचर से हुई और लिटरेचर पे एंडिंग हुई। हुँ, तो बाय चांस ऐसा था जो मैं टॉपिक पढ़ के गई, उसी पे उन्होंने बात करी। क्या पूछा? सर स्टार्टिंग उन्होंने मेरी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस के बारे में पूछा कि कहाँ से आपने किस ईयर में आपने अपनी 10th करी, 12th करी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशंस, वो पूछा। उसके बाद सर उन्होंने मेरी हॉबी पूछी कि आपकी हॉबी क्या है? तो सर मैंने बताया कि मेरी हॉबी रीडिंग है, स्पेशली जो रोमांटिक पोएट्री है, वो मेरी हॉबी है। तो सर उन्होंने उसी पे आगे फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए कि रोमांटिक पोएट्री के पोएट्स बताओ, आपका फ़ेवरेट पोएट कौन-सा है, फ़ेवरेट वर्क कौन-सा है? फिर उस पे आगे बात शुरू हुई तो सर उसी पे चलती रही, मतलब सब्जेक्ट के इर्द-गिर्द बात घूमती रही। और फिर उन्होंने खुद से भी जो क्वेश्चन पूछे, उन्होंने कंपैरेटिव क्वेश्चन्स पूछे कि इस पोएट को आप शेक्सपियर से कंपेयर करो या फिर इस पोएम को आज आप 20th सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में कैसे पढ़ोगे? मतलब बहुत ऐसे बेसिक्स भी पूछे पर वो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग ज़्यादा चेक कर रहे थे। मेरे को ऐसा लगा मेरे इंटरव्यू में कि ऑन द स्पॉट आप कैसे जवाब दोगे किसी चीज़ का। हुँ, और सर फिर उन्होंने कहा आप जो भी टॉपिक पढ़ा के मतलब तैयार करके लाए हैं, वो आप पढ़ा बोर्ड के वर्क कराओ। दिखाइए। हाँ जी, बोर्ड वर्क। तो अराउंड 3 टू 5 मिनट्स सर बोर्ड पे दिए थे। अच्छा, बोर्ड पे अच्छा समय दिया आपको। हाँ जी, सर हुँ, वो मेरे को लगा बोर्ड टीचिंग से खुश थे क्योंकि उसके बाद उन्होंने मेरे को दोबारा बुलाया कि आपकी बोर्ड टीचिंग से हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, तो हम आपसे और सवाल पूछेंगे। तो उन्होंने फिर मेरे से और क्वेश्चंस पूछे उसके बाद। हुँ, उसके बाद वो 4-5 मिनट चला, तो अराउंड 20-25 मिनट्स का इंटरव्यू था। सॉरी बोला आपने? हाँ जी सर। कितने सवालों में? जैसे उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे थे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, मतलब थिंकिंग एबिलिटी के थे। तो जितने अच्छा, मेरे से हो सके मैंने अपनी समझ के अनुसार आंसर देने की कोशिश की। पर कोई ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे को, जैसे उन्होंने एक स्टेटमेंट पूछा मेरे से कि स्टेटमेंट है, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? तो सर वो मेरा पढ़ा नहीं हुआ था। तो मैंने उन्हें सॉरी बोल दिया कि सॉरी सर, ये मैंने नहीं पढ़ा है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। हुँ, तो सर वो जो मेरे को लग रहा है इंटरव्यूअर बहुत सहज थे, उन्होंने भी कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके, फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। तो 3-4 बार मैंने सॉरी बोला था सर। जीके का एक सिंगल सवाल नहीं आया। नहीं सर, हुँ, वो बात ही मतलब हॉबी से शुरू हुई थी बात, तो लिटरेचर की तरफ चली गई। हुँ, फिर उस तरफ कोई फिर क्वेश्चन आगे व आया नहीं, वहीं बढ़ती रही। वही चलती रही। मतलब जो मैं बोल रही थी उसी में से अगला क्वेश्चन बना रहे थे वो। हुँ, मैंने भी कोशिश करी कि ऐसा बोले जो आता हो, हुँ। उसी से क्वेश्चन निकले। अच्छा, आपको ये नहीं पूछा कि आप बहुत जल्दी आ गए? अभी आपकी एमए कंप्लीट हुई है, होते ही आप इंटरव्यू देने आ गए? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं पूछा। हुँ, ऐसा उन्होंने मतलब ईयर पूछे थे, ग्रेजुएशन कब करी एमए, पर इस मामले में कुछ पूछा नहीं उन्होंने। ऐसा पूछा कि आपकी इच्छा क्या थी? यहीं हाँ आना जी। था या और कहीं जाना था, ऐसा पूछा? हाँ, ये सर स्टार्टिंग में जब हॉबी पूछ रहे थे हुँ, और आपकी एम क्या है, तब ये पूछा था कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी एज़ अ जॉब क्या है? तो मैंने कहा सर मैंने इंग्लिश ऑनर्स करी ही इसलिए थी। मेरे हुँ, को तो 12th के बाद ही क्लैरिटी थी कि इसी लाइन में जाना है। हुँ। मैंने कहीं अपना रास्ता चेंज ही नहीं करा, वही रास्ता चल रहा है। अच्छा, इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की थी? सर इंटरव्यू की तैयारी, सर इंग्लिश में आपको शायद ध्यान होगा कि इंग्लिश के जब इंटरव्यू की डेट्स आई थी सर, बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया बीच में। प्राइमरी मेरिट लिस्ट आई, उसके 15 टू 20 डेज़ के अंदर-अंदर हमारी इंटरव्यू की डेट्स आ गई थी। नहीं तो 1 महीना या डेढ़ महीना मिलता है। तो मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं कहीं जाके मॉक इंटरव्यू दूँ, हुँ, क्योंकि 9 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे, 12 तारीख को मेरा इंटरव्यू था, 12 दिसंबर को। तो मॉक इंटरव्यूज़ देने का टाइम नहीं था कि मैं जयपुर जाऊँ या कहीं और जाऊँ। हाँ, जो मैंने एसके सर बताया ना, उन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यू लिया था, ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू उनके पैनल ने, तो एक वही इंटरव्यू दिया था बस। उसके अलावा सर मेरे मम्मी-पापा है ना, वो ऐसे बिठा लेते थे जैसे मैं अभी आपके सामने बैठी हूँ, जी। पूरे साड़ी पहन के, ब्लेज़र पहन के, हुँ, और वो उसी क्वेश्चन्स मोड में। पूछते हैं, मतलब सब्जेक्ट के तो ज़्यादा नहीं पूछ सकते थे, हुँ, लेकिन जनरल क्वेश्चन्स पूछते थे, अपने बारे में कुछ बताओ, जीके के क्वेश्चन पूछ लेते थे। तो वो ही फिर मतलब मेरे को बताते रहते थे कि बेटा आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे मत करो, आपका बैठने का स्टाइल ऐसे है, बोलने का स्टाइल ऐसे है, वॉल्यूम थोड़ी कम या ज़्यादा करो। मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरी मम्मा ने बहुत हेल्प करी थी इंटरव्यू में तो। हुँ, मेरे साथ गए थे अजमेर और उन्होंने ही सब करा था सर। इंटरव्यू का तो मैं पूरा का पूरा अपनी मम्मा को देती हूँ क्रेडिट। हुँ, उन्होंने बहुत करवाया और एसके शर्मा सर ने सर जो इंटरव्यू करवाया था, जी। उन्होंने, उनका पैनल बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छे से गाइडलाइन उन्होंने दिया। इनफैक्ट जब वहाँ पे मॉक इंटरव्यू दिया था, उसके बाद उन्होंने भी मेरे को कहा था कि बेटा आपका हो जाएगा, थोड़ी-सी मेहनत और करो तो हो जाएगा, मतलब उन्होंने भी पॉज़िटिव रिस्पॉन्स ही दिया था। इसके अलावा आपने कहीं तैयारी नहीं की इंटरव्यू की?
नहीं सर, इससे पहले कभी आपने कोई इंटरव्यू दिया था? नहीं सर, कभी नहीं दिया। लाइफ का पहला अच्छा, इंटरव्यू। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन सा है आपका? सर पहला एग्ज़ाम है। या तो आपने डीयू में हिंदू कॉलेज के लिए दिया था? सर 12th के बाद जब मैं गई थी हिंदू कॉलेज, उस हम्म, वक़्त सर मेरिट बेस पे एडमिशन। उस वक्त हाँ, मेरिट तो बेस पे था। उसके बाद सर एमए में जो एडमिशन था वो एंट्रेंस बेस पे था, हम्म, तो वो एंट्रेंस ज़रूर दिया था, पर ऐसे जॉब का एग्ज़ाम कभी नहीं दिया कोई। ये पहला ही था। हाँ, जॉब का ही पहला एग्ज़ाम था। नेट का पेपर दिया है, जेआरएफ दिया है, लेकिन जॉब के लिए पहला दिया था। अब आपको और कहाँ जाना है? सर अब पहला एम तो पीएचडी करनी है, वो मेरा सपना है कि पीएचडी तो करनी है, जी। इस फील्ड में भी आगे चाहिए। हम्म, उसके बाद सर मेरा सपना तो है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर बनूँ, हम्म, क्योंकि वहाँ जो मेरे टीचर्स थे ना, वो मेरे एक रोल मॉडल हैं, तो उनको देख के मेरे को ऐसे होता था कि एक दिन इनकी तरह बनना है, तो उसके लिए सर और मेहनत करनी है आगे बहुत। कुल मिला के डीयू जाना है, ये सपना आपकी इच्छा है। सपना है सर, हम्म, डीयू में प्रोफ़ेसर बनना सपना है। अच्छा, पीएचडी किस विषय में करना चाह रहे हैं आप? अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, मैं अपने प्रोफ़ेसर से बात तो कर रही हूँ जो डीयू में ही है, हम्म, तो उनके साथ अभी बात चल रही है, अभी फाइनल नहीं करा है एज़ सच। अच्छा, हिंदू कॉलेज की पढ़ाई कैसी होती है वहाँ? सर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, हम्म, मतलब वहाँ के जो टीचर्स हैं सर, वो जिस तरीके से बात करते हैं, उनका जो कहते हैं ना स्टाइल है पढ़ाने का, समझाने का चीज़ों को, मेरे को पता नहीं था कि ऐसे भी मतलब पढ़ाया जा सकता है बच्चों को। मतलब बतौर पूरी प्रेज़ेंटेशंस तैयार करके लाते थे, कोई टॉपिक हमें पढ़ाना होता था, तो पूरी प्रेज़ेंटेशन बना के लाते थे, स्क्रीन पे चलाते थे। तो अच्छा। वो जो विज़ुअल्स देखे हो ना, वो हमेशा के लिए याद रहते हैं बच्चों को। हम्म, मतलब मान लो कोई नॉवल स्टार्ट करवानी है, तो नॉवल बाद में शुरू करेंगे, उसका पूरा बैकग्राउंड पढ़ाएँगे पहले। उस राइटर का, उस एज का, वहाँ की कल्चर, वहाँ का मतलब सब कुछ वो बताते थे पहले, वहाँ की पॉलिटिक्स, मतलब ऐसा लगता था इंग्लिश कम पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा पढ़ रहे हैं। क्योंकि सारा का सारा जैसे ब्रिटेन की तो सर पूरी हिस्ट्री याद हो गई थी इंग्लिश पढ़ते-पढ़ते। एक्स्ट्रा कोई तैयारी नहीं करनी पड़ी। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ा सर, हम्म, सर फिर स्टूडेंट की भी ईमानदारी होती है, अगर कोई बच्चा रोज़ क्लासेस अटेंड कर रहा है, तो कुछ और लेने की ज़रूरत ही नहीं है अलग से। मतलब क्वालिटी एजुकेशन है, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं। क्लास अटेंड करनी जरूरी थी वहाँ? सिर्फ कंपलसरी थी? कंपल्सरी वहाँ सिर्फ अटेंडेंस का होता है हम्म, कि अगर 70 टू 80% अटेंडेंस होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। उससे कम मैं तो नहीं। नहीं, तो एग्ज़ाम में इसका नहीं मतलब आपको जाना तो पड़ेगा। जाना पड़ेगा। और सर ये ग्रेजुएशन में था, एमए में ऐसा नहीं है अटेंडेंस वाला, आप चाहो तो जाओ, चाहो तो नहीं जाओ। पर हम्म, सर अब इतनी मेहनत करके उस जगह पे आप जाते हो, तो क्यों नहीं जाओगे क्लास में? हम्म। अच्छा, आपको क्या लगता है यदि आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बीकानेर, हनुमानगढ़, हुँ, हुँ। गंगानगर यहाँ हुई होती हुँ, हुँ। तो क्या होता? कुछ नहीं होता सर, शायद थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, शायद कोई कोचिंग भी मैं लेती, ऑफ़लाइन कोचिंग भी कोई हम्म, ट्राई करती। थोड़े टेस्ट सीरीज़ और देती, लेकिन सपना तो सिर्फ़ यही था, चाहे वहाँ से पूरा होता, चाहे यहाँ से होता। पढ़ाई में डिफरेंस है दोनों में? सर यहाँ मैं पढ़ी नहीं कभी, आपके साथ के बच्चे है पढ़े ना? होंगे या आप उनसे कभी मिली होंगी? सर पढ़ाई में डिफ़रेंस नहीं है, तरीका अलग है, मेरे को ऐसे लगता है, टीचिंग हम्म, मेथड्स अलग हैं नहीं, थोड़े-से। यहाँ तो कॉलेज लगती नहीं है अपने, वो तो सही क्लास है। ही नहीं लगती, बच्चे जाते ही नहीं है क्लास में। सर बच्चे नहीं जाते, पर सर टीचर तो आता ही है, टीचर तो आते ही हैं, तो वो उनको तो बच्चों पे जाना है। है कि वो जाना चाहे या ना। हम्म, ये तो सर दिल्ली में भी होता है, हम्म, जैसे अगर 80 बच्चों का बैच है, तो 80 के 80 तो कभी नहीं होते क्लास में। हम्म, 50, 60, 50, 60 ऐसे ही होते हैं। वो तो स्टूडेंट पे भी है सर, टीचर तो आ रहा है ना, तो बच्चा ही हम्म। नहीं जाएगा तो टीचर कैसे लेके आएगा? 10th का स्कोर क्या था आपका? सर 10th में मेरे सीबीएसई से करी है 10th, उस हम्म, टाइम सीजीपीए आते थे, जी। तो मेरे 10 सीजीपीए थे। अच्छा, हाँ जी। और 12th में? 12th में मेरे 97.6% थे। इतने तो हमारे 3-4 क्लासों में जोड़े तो ही नहीं हो। सर स्टडीज़ में सर मैं हमेशा से मतलब कहते हैं ना टीचर्स पेट, टीचर्स फेवरेट, वो हम्म, वाली स्टूडेंट थी। हम्म, सर इससे दिक्कत भी काफ़ी आती है, क्योंकि जब आपका स्कोर अच्छा होता है, तो पेरेंट्स की, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस भी वैसी हो जाती है। बढ़ जाती है। तो सर 10th के बाद मेरे को कोई आर्ट्स लेने ही नहीं दे रहा था। इनफैक्ट मेरे हाँ, स्कूल मैं में यही मेरे को पूछने वाला था अगला सवाल। हाँ जी, सर 10th के बाद मतलब जिस स्कूल में मैं पढ़ रही थी एनपीएस में, उन्होंने तो मेरे को दी ही नहीं आर्ट्स, उन्होंने मेरे को 1.5 महीना मैथ ही पढ़ाया। हम्म, और मेरी बायोलॉजी वाली मैम मेरे से नाराज़ हो गई थी कि आपने मैथ क्यों लिया, आपने बायो क्यों नहीं ली? डॉक्टर बनो। उनको मैथ नहीं पसंद थी, तो हम्म, वो मेरे से नाराज़ हो गए थे। फिर हम बीकानेर शिफ्ट हुए, तब मैंने पेरेंट्स को बहुत मनाया कि प्लीज़ मेरा बिल्कुल मन नहीं है साइंस पढ़ने का। हम्म, तो बहुत उनको कन्विंस किया, तो उन्होंने फिर आर्ट्स दिलवाई महारानी हम्म, किशोरी देवी में। तो सर जब हम एडमिशन लेने गए थे, तो वहाँ के प्रिंसिपल थी ना, वो भी हैरान थे, कह रहे थे, "बच्चे आप क्यों ऐसे कर रहे हो? आपका डिसीज़न आप सोच लो एक बार फिर।" हम्म। नहीं मैम, मेरे को यही पढ़ना है, मेरे को आर्ट्स में ही इंटरेस्ट है।
और हुँ। सर उसके बाद 12th में भी सर 12th के बाद जब सब्जेक्ट चूज़ करना था ग्रेजुएशन में, तब भी सब यही कहते कि आर्ट्स लिया तो फिर यूपीएससी की तैयारी करो, इतना अच्छा स्कोर है, क्यों हुँ। मतलब इंग्लिश, हिंदी ये क्या है? मतलब अभी भी थोड़ा कम नॉलेज है लोगों को इन फ़ील्ड्स की। तो कोई मान ही नहीं रहा था कि इंग्लिश ऑनर्स क्यों कर रहे हो? इसमें क्या स्कोप आ आगे किसी को पता ही नहीं था। अच्छा, तो जब बड़ी आपका मुश्किल थी। सिलेक्शन हुआ तो उन मैम का फ़ोन आया, जो चाह रही थी मैथ्स लो, बायो लो? सर अब तक मैं कॉन्टैक्ट में हूँ नहीं, हुँ, 10th क्लास की बात है वो। हुँ, लेकिन हाँ, अब जब मिलते हैं सब स्पेशली पेरेंट्स हैं, जो क्लोज़ रिलेटिव हैं, होते तो सर सब शुभचिंतक ही हैं, हुँ। पर कई बार कोई नया डिसीज़न होता है तो समझ नहीं आता जल्दी एक्सेप्ट से नहीं कर सबको। पाते हो। तो सबको ऐसे लगता है कि बच्चा ज़िंदगी ना खराब कर ले, लाइफ़ ना खराब कर ले, इतने इम्पोर्टेंट डिसीज़न्स हैं। हुँ, पर सर जब दिल में श्योरिटी होती है ना कि मैं कर लूँगी, ये कर लूँगी, तो कहते हैं ना ज़िद हो जाती है पूरी दुनिया से कि यही करना है। तो ज़िद ही थी सर। ये तो अभी शायद हो सकता है मैं कहीं आईएएस की कोचिंग ले रही होती मुखर्जी नगर में। हुँ। और उसमें पता नहीं सिलेक्शन होता कि नहीं होता या हुँ, कब होता? पता नहीं सर जब दिल ही नहीं है उस चीज़ में हुँ। कैसे हो जाएगा? मेरे को ऐसा लगता है बिना दिल के कोई काम नहीं हो सकता अच्छा, है। मदर-फादर का प्रेशर नहीं था कि सब्जेक्ट मैथ्स लो या बायो बहुत लो? था, हुँ, बहुत था। पर वही है मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं सर पहले तो कोशिश करते ही हैं, पर जब दिख रहा है कि बच्चे का मन ही नहीं है, तो क्या ही करेंगे? हुँ। तो मम्मा तो समझ जाते हैं, मम्मा-पापा को मना लेते हैं फिर तो मान जाते हैं। अच्छा, एक बच्चों का सवाल ये रहता है, हुँ, आप जिनका भी इंटरव्यू कर रहे हो, हाँ जी, उनसे आप बुक लिस्ट पूछो और तैयारी कैसे की है, हाँ जी, प्रॉपर हाँ चीज़ें जी, पूछो। हाँ जी, हाँ जी। तो एक तो आप हमें बुक लिस्ट बता दीजिए, हुँ, हुँ। सब्जेक्ट की बता दो पहले? सर सब्जेक्ट का जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा कॉलेज में जो लेक्चर्स थे ना सर वो जी। काफ़ी हेल्पफुल थे। मैंने हमेशा हर क्लास अटेंड करी रेगुलर। मैंने कभी कॉलेज बंक नहीं करा आज तक, कभी लाइफ में नहीं करा। तो अच्छा। नहीं कॉलेज कभी बंक नहीं करा, हर लेक्चर अटेंड करा। चाहे 2 ही बच्चे क्लास में, मैं तब भी क्लास में थी। हुँ, क्योंकि सर मेरे को ऐसा लगता है आप उस पोज़ीशन पे हो, आपको इतनी अच्छी जगह मिली, इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं, अपॉर्च्युनिटी मिली है, तो क्यों खराब करनी है? तो हुँ, वहाँ तो ज़रूर जाना चाहिए। तो मैंने क्लासेस सारी अटेंड करी मेरी रेगुलर। कभी कोई दिक्कत आती थी तो टीचर से पूछ लिया, तो उससे बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो, जब तक आपका बेस ही नहीं है, आपकी नींव ही नहीं मजबूत, तो आप कैसे उस पे काम करोगे? और सर बुक लिस्ट मैं बताऊँ सर मैंने जब ये एंट्रेंस की तैयारी करी थी एमए की, जी, तब मैंने मतलब बुक्स वगैरह पढ़नी शुरू करी कॉम्पिटिशन के लिए। तो उसमें से इंग्लिश के लिए कुछ बुक्स हैं, जैसे एक तो मैं डिक्शनरी बताऊँगी, एमएएच हबीब की डिक्शनरी आती है। तो उस वो डिक्शनरी स्पेशल लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए है। जितने भी लिटरेचर के टर्म हैं इंग्लिश लिटरेचर की, उसके अंदर सारी मतलब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, कोई भी नॉवल पढ़ रहे हो, जी। कोई भी पीरियड है, कोई राइटर है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप वो डिक्शनरी खोल लो, उसमें सब मिल जाएगा आपको। एक तो डिक्शनरी काफ़ी अच्छी थी। एक नॉर्टन की एंथोलॉजी आती है सर, उस एंथोलॉजी में सारे जितने भी पीरियड्स हैं ब्रिटिश लिटरेचर के, वो उसके अंदर काफ़ी अच्छे से दे रखे हैं, तो वो पीरियड्स मैंने पढ़े थे। इसके अलावा सर इंडियन लिटरेचर के लिए सर एक विकिपीडिया एक बहुत अच्छा सोर्स है, उसको अपने अक्सर इग्नोर कर देते हैं। विकिपीडिया पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, उससे जो मैंने नोट्स बनाए थे, वो मेरे नेट में बहुत काम आए थे। तो और सर जब नेट की तैयारी करते हैं ना, तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी अपने आप हो जाती है। मतलब मिलता-जुलता सा सिलेबस है, थोड़ा सा बहुत अंतर है पर वैसे सब मिलता-जुलता है। तो जी, जब नेट की तैयारी करी, नेट के पेपर दिए, उस नेट का पेपर मैंने बार-बार दिया ना तो सर मेरा हमेशा से जो कोर्स है, जो सिलेबस है वो फ्रेश रहा दिमाग में। रिवीजन चलता रहा। रिवीजन चल रहा है, जितनी बार पेपर देते हो, हर बार वही बुक पढ़ोगे। और सर स्पेसिफिक इस एग्ज़ाम की अगर बात करूँ तो मैंने सर के नोट्स पढ़े थे, ईमानदारी से बता रही हूँ और कुछ भी नहीं पढ़ा था मैंने। एसके शर्मा सर। एस के शर्मा सर के सर, सिर्फ़ उनके नोट्स पढ़े थे मैंने और कोई मैंने ये तो कसम खा रखी थी मैंने कहा कौन सा मटेरियल जितना छोटा होता है ना, उतना ही आप अच्छी तैयारी कर सकते हो क्योंकि 10 बुक्स हैं, याद एक भी नहीं होगी। 2 बुक्स पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, उनको मतलब याद हो जाना चाहिए कि किस पेज पे, किस लाइन में वो वर्ड लिखा हुआ है। तब वो याद हो जाती है ना चीज़, तब आपके नंबर कहीं नहीं घटते। हुँ, क्योंकि 10-15 बुक पढ़ने से ये नुकसान मेरे को जीके में हुआ था सर। इतनी सारी मैंने बुक्स ले ली और कभी पहले पढ़ी नहीं थी जीके और मैंने ये बुक भी पढ़ ली, वो बुक भी पढ़ ली, वहाँ के नोट्स, इस क्लास के नोट्स, तो सर दिमाग इतना कन्फ्यूज़ हो गया, याद कुछ भी नहीं रहा, इतने सारे पढ़ लिए। इसकी बजाय अगर मैं सिर्फ़ एक ही बुक पढ़ती या एक ही जगह के नोट्स पढ़ती तो मेरे को ज़्यादा याद रहते वो। तो ये तो सर मैं हर स्टूडेंट को कहती हूँ कि आप मतलब मटेरियल जितना छोटा होगा ना, उतनी ही अच्छी तैयारी होगी। जितना बड़ा मटेरियल होता है, खिंडा हुआ होता है, याद रहता नहीं है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाती है।
तो हम्म, इंग्लिश के पेपर में मैंने ये गलती नहीं करी सर, सिर्फ सर के नोट्स पढ़े थे, सर ने टेस्ट सीरीज़ दी, वही टेस्ट दिए सर के, रेगुलर जो सर टेस्ट लेते थे, सर का ही मॉक इंटरव्यू दिया, कहते हैं ना एक गुरु बना लिया। तो एक गुरु जो होता है ना सर, वो रास्ता दिखाता जाता है, उसके पीछे-पीछे चलते रहो हम्म। और उन पे विश्वास भी करना होता है कि हाँ, ये मेरी नैया पार लगा देंगे। तो उन्होंने लगवा दी सर। आपने खुद नोट्स बनाए? सर मैंने नेट की तैयारी करी थी ना, उस वक़्त नोट्स बनाए हुए थे मेरे, वो रखे थे मेरे पास, अच्छा, उसको रिवीजन किया आपने उसको रिविज़न किया था। इस एग्जाम में? इस एग्ज़ाम में सर नहीं किया। नहीं किया? मैंने हम्म, कुछ भी नहीं उठाया इस एग्ज़ाम में सर के नोट्स के अलावा। अच्छा। मैंने मेरे खुद के हाथ के बने हुए थे सर नेट के नोट्स, जो मैंने ये डिक्शनरी वग़ैरह बता रही हूँ, इन सब के मैंने नोट्स खुद बनाए थे हाथों से। सर मैं बता दूँ, जब मैं तैयारी करती थी ना एंट्रेंस की, जी। सुबह मेरे गेट पे नॉक होती थी कि बेटा सुबह होगी, पूरी रात निकल जाती थी, मेरे को पता नहीं चलता था। अच्छा। मेरी छोटी बहन रूम में आती थी कि दीदी सुबह होगी, उसका स्कूल जाने का टाइम हो जाता था। तब पता चलता था कि अरे सुबह होगी। तो हम्म, उस वक़्त मैंने जो मेहनत करी थी ना सर एंट्रेंस में, नेट में, वो मेरे इस एग्ज़ाम में काम आई। क्योंकि इस एग्ज़ाम में सर मैं हार्डली दिन में 4-5 घंटे डेली, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ी। दिन-रात नहीं पढ़ाई करी, क्योंकि पहले कर ली थी। अच्छा। तो इसमें इतना ज़ोर नहीं आया। टेस्ट सीरीज में क्या स्कोर रहता था आपका? अच्छा नहीं रहता था। मतलब बहुत कॉन्फिडेंस लो होता था। मैं जैसे कुछ बच्चे थे जिन टॉप स्कोरर्स थे, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, मेरी आती थी 38, 40, 45, मतलब नीचे रैंक आती थी। हम्म, तो कई बार तो दिल भी हिल जाता था कि क्या हो रहा है ये? पर फिर से खुद को ऐसे कहते हैं ना तसल्ली दे देते कह के कि बच्चे तो चीटिंग करके कर रहे हैं। बुक खोल के बैठे होंगे, कॉपी खोल के बैठे होंगे। और ये बात सर भी बोलते थे, कहते थे कि आपके चाहे टेस्ट सीरीज़ में 0 मार्क्स आए, चाहे नेगेटिव आएँ, आप टेस्ट सीरीज़ रेगुलर दो, उससे डरना नहीं है। टेस्ट सीरीज़ तो देनी ही देनी है और आपको खुद को ईमानदारी से चेक करना है, क्योंकि इसमें जो स्कोर आ रहा है, इसमें जो रैंक आ रही है, वो आपके काम नहीं आएगी। ये सिर्फ़ आपके टेस्ट करने के लिए है। इससे डिमोटिवेट नहीं होना और इससे ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। सर मैंने दी, स्कोर मेरा अच्छा नहीं आता था, मेरे को डर लगता था, लेकिन सर हो उसमें गया। रैंक आपकी 38, 40 आती थी, तो वास्तव में आपकी 38 आ गई। वो तो आएगी उसमें सर। यदि फर्स्ट सेकंड आती तो आप यहाँ भी फर्स्ट सेकंड आ जाते। हो सकता है सर, कह सकते हैं, ऐसा भी हम्म, कह सकते हैं, पर डर ज़्यादा लगता था क्योंकि इतने अच्छे स्कोर आता नहीं था उसके हम्म, अंदर, डर ज़्यादा लगता था। मैं तो मम्मी-पापा को दिखाती भी नहीं थी कि देखो ये स्कोर आया है, क्योंकि फिर पेरेंट्स को ऐसे लगता है ना कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम नहीं पढ़ रहे, हम्म। बाकी सब कितनी अच्छी रैंक आ रही है। मैं दिखाती नहीं थी उनको, नहीं सब अच्छा चल अब रहा पता है। चल जाएगा। सब अच्छा चल रहा है, हाँ, ऐसे दिखाते थे सब अच्छा चल रहा है। मैं स्ट्रेस नहीं लिया सर कभी भी इस चीज़ का कि एग्ज़ाम है, तो कोई मेरे को देखता था ना, तो ऐसे कह ही नहीं सकता था कि एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, कभी स्ट्रेस नहीं लिया, वही मेरा रूटीन था। मतलब सुबह उठना और अपना पार्क वगैरह जाना थोड़ी देर, फिर थोड़ा घर का काम वगैरह, खाना मैं ही बनाती थी सुबह-शाम, मेरे को अच्छा लगता है कुकिंग, अच्छा। मेरी हॉबी है। हम्म, तो कुकिंग भी करना, घर का भी करना और 4-5 घंटे पढ़ना, स्ट्रेस नहीं लिया कभी एक्स्ट्रा, खेलते-खेलते हो गया। अच्छा, जीके की तैयारी कैसे की? सर उत्कर्ष क्लासेस से ली थी ऑनलाइन कोचिंग। हम्म, सर 3 आई थिंक 3-4 महीने मिले थे जीके के लिए, तैयारी करने के लिए। तो सर मैंने कभी नहीं पढ़ा जीके पहले, मेरे को बहुत मुश्किल आई जीके में। मैंने नोट्स बनाए, अब तक मेरे पास वो रखी है नोटबुक सबकी अलग-अलग, ज्योग्राफी, पॉलिटी और सबकी, और तभी पढ़ी थी फर्स्ट टाइम लास्ट, उसके बाद कभी नहीं पढ़ी क्योंकि जीके मेरा बहुत वीक पॉइंट है। इसलिए मैं उसपे सलाह देती नहीं किसी को जल्दी सी क्योंकि मेरा खुद का बहुत वीक पॉइंट है वो। न्यूज़पेपर पढ़ते थे आप? हाँ जी, न्यूज़पेपर पढ़ती थी। कौन सा? ये राजस्थान पत्रिका आता था और उसके बाद सर जब इंटरव्यू था ना, वो तब मैंने इंग्लिश का न्यूज़पेपर लगवाया था, द हिंदू। अच्छा, उससे ताकि पहले कभी नहीं पढ़ा? उससे इंग्लिश का न्यूज़पेपर सर दिल्ली थी ना, वहाँ पे मैं हॉस्टल में रहती थी, तो वहाँ तो आता ही था, तो हम्म, वहाँ तो पढ़ते ही थे रोज़। यहाँ के फिर न्यूज़पेपर में इतना ध्यान नहीं दिया, हिंदी वाला जो अपना रोज़ आता है डेली पत्रिका, वही पढ़ती थी। इंटरव्यू से पहले मैंने 2 महीने, मतलब जब पता था इंटरव्यू आने वाला अब, तो मैंने 1-2 महीने इंग्लिश वाला लगवाया हुआ था कि थोड़ी वोकैब्युलरी अच्छी हो जाए, बोलने का तरीका आ जाए। आप एक्स्ट्रा करिकुलम में भाग लेते थे? 12th तक तो करा है। क्या? सर मैं मेरे को याद है 7th-8th तक तो सर मेरी मम्मी मेरे को बहुत मोटिवेट करती थी। कोई भी स्कूल में कॉम्पिटिशन है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने पार्टिसिपेट नहीं करा हो। चाहे फैंसी ड्रेस है, चाहे स्पीच है, डिबेट है, डांसिंग है, हर चीज़ में, और मतलब फर्स्ट आती थी सर मैं। इतना मतलब कहते हैं ना को-करिकुलर बच्चा थी कि मतलब डांसिंग है, 8th तक तो डांस है, स्पीच है और क्या कहते हैं कैलीग्राफी कॉम्पिटिशन्स हैं, एसे राइटिंग है, सब में पार्टिसिपेट करा था। फिर जब मैं 10th में हुई तो थोड़ा स्टडीज़ का आ गया सर, तो 10th में मैंने फिर ये स्पीच, डिबेट इन सब में थी। 12th में भी सर मैंने स्पीच, डिबेट, एसे राइटिंग काफ़ी करा, मतलब
बोलने का तरीका स्कूलिंग से ही आ गया था कि स्पीच में कैसे बोलना होता है, डिबेट में कैसे बोलना होता है। ऐसे राइटिंग भी मैं सर काफ़ी अच्छी मतलब थी मेरी। इन सब का फ़ायदा मिला आपको इस इंटरव्यू में भी? बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला सर, हुँ, क्योंकि मैं सर एक वीडियो देख रही थी इंटरव्यू के लिए कि इंटरव्यू में कैसे अपनी पर्सनैलिटी रखें। तो मेरे को अब नाम नहीं याद आ रहा वो किनकी वीडियो थी, तो उन्होंने सर ऐसे कहा था कि आप एक दिन में तो पर्सनैलिटी बना ही नहीं सकते। जो आपकी बचपन से बनती चली आ रही वही आपकी पर्सनैलिटी है। आप उसको फेक नहीं कर सकते वहाँ जाके। आप हुँ। कितनी भी कोशिश कर लो अच्छे से बात करने की, कुछ भी करने की, कहीं न कहीं वो दिख जाएगी जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है। तो पर्सनैलिटी तो सर पहले से ही बनानी पड़ती है। वो अपने बनावटी चीज़ें ज़्यादा नहीं चलती। कैसे चलाओगे? हुँ, कितनी देर चला लोगे? कहीं न कहीं वो चीज़ दिख जाती और है। सामने वाला पकड़ ही लेता है। पकड़ ले अपने को दिख जाता है कि इंसान फेक है। हुँ, तो पर्सनैलिटी से मेरे को ऐसा लगता है बच्चे की बचपन से ही बनती है और स्टार्टिंग से जैसे माहौल में रहता है, जैसा लोगों में उठता-बैठता है, जिस तरीके से बात करता है, वो अपने आप ही सर नेचर में आ जाती है वो चीज़। सोशल मीडिया पर हो आप? नहीं सर, कभी थे ही नहीं? कभी नहीं चलाया सर, कभी भी अभी? नहीं। अभी भी नहीं सर। अच्छा, किसी पर नहीं हो इंस्टा सर व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ, हाँ, उसके अलावा ठीक कुछ है नहीं। व्हाट्सएप तो हाँ आजकल जी, हाँ। उसको अपन सोशल मीडिया नहीं कह नहीं सकते। कहते, नहीं पर सर, इंस्टा, इंस्टा एंड फेसबुक, फेसबुक ट्विटर कभी चलाया ही नहीं सर। इंस्टाग्राम मैं कॉलेज में थी ना, हुँ, तब मैंने एक बार डाउनलोड करा क्योंकि सब फ्रेंड्स के पास था। 1-2 दिन चलाया सर, इतना टाइम खराब हुआ मतलब 24 घंटे कब चले गए पता ही नहीं चला। हुँ। मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, मैंने कभी डाउनलोड नहीं करा उसके आज बाद। यूथ की पहली पसंद है इंस्टा तो। सर मेरे को ऐसा लगता है हर चीज़ की एक उम्र होती है यूज़ करने की। जैसे मेरे को ऐसे स्कूलिंग में तो सर बच्चों को पता ही नहीं होता सोशल मीडिया पे क्या सही है, क्या गलत। ना उनको ज़रूरत होती है, तो मेरे को तो लगता है उन्हें यूज़ ही नहीं करनी चाहिए। कॉलेज लाइफ़ में सर अगर आपका खुद पे कंट्रोल है कि मैं अपना टाइम ख़राब नहीं करूँगा, 15-20 मिनट देख लिया, आधा घंटा देख लिया, तो चलाओ मेरा वो कंट्रोल नहीं है खुद पे, मेरे को पता है मैं यूज़ करूँगी तो मेरा बहुत टाइम चला जाएगा, तो यूज़ ही नहीं तो किया। यूज़ ही नहीं किया। हुँ, मेरे को दिख रहा था कितना टाइम वेस्ट हो रहा है उस पे, हुँ। तो कभी नहीं करा सर, अब मन ही नहीं करता। अच्छा, एक कोई मैं कोटेबल कोट की बात करूँ, हाँ जी सर। तो आपका है कोई? सर एक पोएम है हुँ, आई हैव ऑलवेज़ बीन अ फाइटर, सो वन लास्ट फाइट द लास्ट एंड द बेस्ट। तो उसमें सर जब भी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी ना, तो सर वो सारी रातें याद आ रही थी, जब इतनी मेहनत कर रही थी डीयू जाने के लिए, एमए में एडमिशन के लिए, नेट के लिए, जेआरएफ के लिए। तो ऐसा लग रहा था कि कितनी लड़ाई करी है पूरी ज़िंदगी, कितनी मेहनत करी है। तो ये लास्ट फाइट है और ये एकदम बेस्ट देनी है। सो आई हैव ऑलवेज़ बीन अ फाइटर, वन लास्ट फाइट, द लास्ट एंड द बेस्ट। हुँ, ये क्या कोट बात था है। मेरा। आपने ये कहा कि मेरी इच्छा है डीयू जाने की, हाँ जी सर। वहाँ पर मैं प्रोफ़ेसर बनूँ और वहाँ हाँ जी। पढ़ाऊँ। हाँ जी सर। अब वहाँ के प्रोफ़ेसर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सर पहले तो पीएचडी करनी पड़ेगी, हुँ, पहला स्टेप वो है। उसके बाद सर कुछ पेपर्स पब्लिश करने होंगे, अच्छी-अच्छी रिसर्च लिखनी पड़ेगी, तो मेरा स्कोर थोड़ा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद सर वहाँ इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू देना। फ़ेवरेट लेखक कौन है आपका? जॉन कीट्स, इंटरव्यू में मैंने यही बोला था हुँ, और उसकी पोएट्री पसंद है और उसी की पोएट्री पे पूरा इंटरव्यू दिया था। मतलब जॉन कीट्स ने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बना दिया सर। आपने कहा कि मुझे शुरू में टीचर बनना था, 12th करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मुझे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है। हाँ जी। 11th-12th में मोटा-मोटी समझ में आ हाँ जी। गया। आपने ज़िद की, हुँ। सब्जेक्ट लिया हाँ जी। और आज आपने वो मुकाम हासिल कर लिया। हाँ जी। एक बच्चा है, उसको भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है, हुँ। पर उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे। उस परिस्थिति में वो क्या करे? कैसे समझाए? सर मैं तो कहूँगी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ऐसा फ़ील्ड है कि अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे ना, तो भी आप बन सकते हो। कुछ भी नहीं करना, मान लो अगर आप ऑनर्स नहीं कर पा रहे, तो बीए कर लो। बीए में दो 2 या 3 सब्जेक्ट्स जो भी आप रखना चाहते हो वो रखो। एमए भी तो करोगे ना किसी न किसी जी, में, अपने फ़ेवरेट सब्जेक्ट में एमए कर लो, नेट का पेपर देते रहो। जैसे ही नेट आपने दिया, आप क्वालीफ़ाई हो गए अपने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम दे देना। एग्ज़ाम देने से तो मना नहीं करेंगे ना। हुँ। तो अगर आप नेट क्लियर कर लो ना एमए के साथ-साथ तो रास्ता खुल जाएगा आपका और जब असिस्टेंट आपको प्रोफ़ेसर का। सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर आपको तो कोई कोई रोक ही नहीं हाँ, सकता है सर, बिल्कुल। इस पूरी जर्नी की यदि हम बात करें, हाँ जी, तो आप क्रेडिट किसको देना चाहोगे? और सबसे पहले तो भगवान को, कि मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे से आगे वो चलते हैं। आज तक उन्होंने ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं देने दिया सर कि फेलियर देखना पड़ा हो। मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मेहनत तो सर सब करते हैं, जब तक उनका साथ नहीं होता कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने मेरे लिए रास्ते इतने आसान बना दिए सब, इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ दी, अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स दिए।
इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस दिए, हर चीज़ अवेलेबल कराई जो एक बच्चे को चाहिए पढ़ने के लिए। पहला क्रेडिट तो उनको ही है। दूसरा मैं सर खुद को दूँगी क्योंकि मेरी जिद थी कि मेरे को ये बनना है। तो मैंने किसी की बात नहीं सुनी उसमें कि नहीं, नहीं यही बनना है, यही बनना है, नहीं ली कोई कोचिंग। और तीसरा तो सर पेरेंट्स को तो बिल्कुल ही है सर, उन्होंने हमेशा सपोर्ट करा है। मतलब ठीक है, स्टार्टिंग में ज़िद करनी पड़ती है पर फिर मान जाता है कि चलो ठीक है, बच्चा इतना कह रहा है, देखो सोच समझ के ही कह रहा है। वैसे मेरी मम्मी ने तो पूरे इस प्रोसेस में ना बहुत मोटिवेट करा है। मतलब जीके के एग्ज़ाम के बाद तो मेरा दिल ही बैठ गया था कि 20-21 ही नंबर बन रहे थे। हुँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा आप कर सकते हो, करो। तो उन्होंने फिर से मोटिवेट किया तो मैंने सब्जेक्ट में सर उनकी बात मानी कि इतने क्वेश्चंस करना, इतने टाइम में कर लेना और वो सब। उससे बहुत फ़ायदा हुआ। उससे मॉक इंटरव्यू मेरे मम्मी-पापा लेते थे बैठ के बेचारे पूरा-पूरा दिन कि ऐसे करो, वैसे करो। बहुत मोटिवेट करा मुझे। सर जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था ना अंदर, मेरी मम्मी बाहर बैठी थी, तो आरपीएससी के ऑफ़िस के बाहर अखबार बिछा के और वो सुंदरकांड लगा रखा था मम्मी ने, हुँ। पूरा टाइम उनका वही चल रहा था। और हाँ, मम्मी कहती बेटा मेरा तो पूरा भी नहीं हुआ और तू बाहर भी आ गई, मतलब मेरा जल्दी हो गया था इंटरव्यू। तो मतलब मम्मा ने और पापा ने बहुत करा है। और सर टीचर्स का तो मैं कहूँगी सर बिना टीचर्स के तो कुछ भी नहीं है। वही सिखाता है, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे क्लास स्कूलिंग हो, कॉलेज हो और एस के सर तो है ही। टीचर्स को तो सर बहुत बड़ा क्रेडिट है। जी। आपका ग्रुप बना होगा? सर मैं कभी कोई ग्रुप में नहीं रही। अच्छा। मैं किसी को भी नहीं जानती थी यहाँ क्योंकि मेरे यहाँ कॉलेज तो करा ही नहीं था। हुँ। मैं तो दिल्ली से आई 2023 के ये जून-जुलाई में हूँ। तो फिर 1.5 महीना घर के अंदर ही थी, कहीं बाहर ही नहीं गई। तो कोई ग्रुप नहीं, किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कुछ भी नहीं था। और जो 10th और 12th में साथ थी बच्चियाँ उनका? सर कोई संपर्क में नहीं? था ही नहीं सर 10th के बाद तो क्या जगह ही बदल गई, हुँ। चेंज हो गया। 12th ग्रुप के नया बाद बन गया। हाँ, 11th-12th में काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बने, पर फिर दिल्ली चले गए, फिर सब अलग-अलग हो गए। और सोशल मीडिया पे सर नहीं हो तो उसके नुकसान भी हैं। हुँ, ये तो सब आप कॉन जुड़े रहते हैं आपस में, मैं हाँ, आप कॉन्टैक्ट में नहीं कॉन्टैक्ट रहते। में नहीं रह पाई ज़्यादा किसी हुँ। से। अच्छा छोटी बहन है आपने अभी कहा, हाँ जी। क्या करती हैं वो? सर वो अब हिंदू कॉलेज में ही गई है, जहाँ पे अच्छा, मैं थी, उसी हॉस्टल में जिसमें मैं थी, वो अब बीए कर रही है वहाँ से। क्या सब्जेक्ट है उसके पास? उसके पास सर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है, हुँ, उसको यूपीएससी में जाना है, अच्छा। उसका सपना है यूपीएससी। 2 बहनें ही हैं आप? हाँ जी, हम 2 बहनें हैं। उसको यूपीएससी करना है और आपको असिस्टेंट अरे प्रोफेसर सर बनना मैं था, बन गए? वो पढ़ाई में कैसी हैं? बहुत ब्रिलिएंट है, मैं तो कहती हूँ मेरे से बहुत ज़्यादा ब्रिलिएंट है वो। हुँ, और उसके साथ सर ऐसे मैं तो फिर भी इतनी ज़िद्दी नहीं हूँ, वो बहुत ज़िद्दी है। एक बार ठान लिया ना तो करना है। अच्छा। उसका सर बहुत ज़िद है। ये हिंदू कॉलेज में सर अब आपको ध्यान होगा सीयूईटी होता है, हाँ, 12th बिल्कुल। के बाद तो उसमें सर बहुत अच्छा स्कोर चाहिए अगर आपको हिंदू कॉलेज का, वो भी हॉस्टल। हॉस्टल में सर 1 या 2 सीट ही होती है हर सब्जेक्ट की। तो वो मतलब जो टॉपर जो बच्चा होता है उससे मिलती है। तो सर उसने ठाना हुआ था, दीदी गई थी ना, मैं भी जाके दिखाऊँगी। और उसी हॉस्टल में उसी जाओगे? हॉस्टल में गई है, वही हुँ, उसको सीट मिली है जो टॉप बच्चे को मिलती है, 1 या 2 सीट। तो उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएँ आपको। थैंक यू सर। हुँ, वो बहुत ज़िद्दी है और एक ज़िद अच्छी भी होती है सर, मैं तो कहती हूँ। कभी-कभी ज़िद अच्छी भी होती है। ये जो प्रिपरेशन फेज़ है, कई बार पॉज़िटिव होता है, कई बार नेगेटिव होता है। उसमें बच्चा मोटिवेट रहता है, कई बार डीमोटिवेट हो जाता है। हाँ जी, जब डीमोटिवेट होता है तो आप भी हुई होंगी, बिल्कुल। तो आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा? सर मजबूरी, मजबूरी से बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? जब और कुछ था ही नहीं करने को। एक ही फ़ील्ड चुना है, पूरी दुनिया से लड़ के, पेरेंट्स से लड़ के, हुँ, एक ही लाइन चुनी है, अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट लिया है, अपनी मर्ज़ी से कॉलेज चूज़ करा है। तो अब तो गुंजाइश ही नहीं है ना कि अब फ़ेल होके दिखा दो। ऑप्शन ही नहीं था फेल होने का, क्योंकि इतनी ज़िद करी हुई थी सबसे। तो सर जब आप ज़िद करते हो, अपना डिसीज़न खुद लेते हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी आ जाती है कि अब आप अपने डिसीज़न को सही प्रूव करके दिखाओ। आपने यूपीएससी की कोचिंग नहीं ली हमारे कहने पे 5 साल, अब आप खुद को सही प्रूव करके दिखाओ कि मेरा डिसीज़न सही था, दिल्ली रहे और कोचिंग नहीं ली कोचिंग नहीं और ली। हमने कहा भी था। हमने कहा भी था। हुँ, सर ये जो टोंट है ना सर, ये मैंने 1.5 साल सुने हुँ, उठते-बैठते। तो सर वो टोंट हटाना था हमेशा के लिए, नहीं तो सर बहुत मुश्किल हो जाती। तो वो जो फ़ेज़ होता है ना सर, उसमें बहुत मुश्किल वक़्त होता है हर स्टूडेंट के लिए। पर सर वही है, फ़ेज़ ही तो है, निकल जाएगा। ये सोच-सोच के खुद को मोटिवेट करके कि भई क्यों करना ज़रूरी है? क्यों ये सब्जेक्ट लिया था? याद दिलाना पड़ता है खुद को। क्यों इंग्लिश ली थी? क्योंकि इंग्लिश से प्यार था। क्यों करना है ये सब? क्योंकि प्रोफ़ेसर बनना है। वही से एक मोटिवेशन था सर सबसे बड़ा।
और तो क्या ही है, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। टफ समय था वैसे ही। बहुत बहुत टफ सर, क्योंकि अ, कितने बड़े-बड़े रिस्क होते हैं सर। गर्ल्स के पास मैं कहती हूँ ज़्यादा रिस्क होते हैं, क्योंकि बॉयज़ को तो फिर भी चांस मिल जाता है। या हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मेरे ख़्याल से गर्ल्स को तो अल्टीमेटम दे दिया जाता है सर, ये नहीं हुआ तो फिर सोच लो, ये नहीं हुआ तो फिर सोच लो। तो हुँ, सर उससे बड़ा तो क्या ही मोटिवेशन हो सकता है किसी के लिए। और अपनी लाइफ़ के डिसीज़न्स अगर खुद लेने हैं सर, तो प्रूव करना पड़ता है खुद को। जी, अगर अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है तो आपको पहले नंबर उतने अच्छे लाने पड़ेंगे कि देखो मैंने इतने अच्छा अचीव करा है, अब आप मेरे को मेरी पसंद का सब्जेक्ट दिलाओ। मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं, मेरा वहाँ पे एडमिशन हो रहा है, अब आप मेरे को वहाँ एडमिशन दिलाओ। क्योंकि जब नंबर ही नहीं आएगा तो पेरेंट्स भी क्या कर लेंगे? तो शुभ नंदिनी, आपको इस जॉब के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ थैंक यू सर। और आपको डीयू के लिए अग्रिम शुभकामनाएँ थैंक यू सर। कि आप थैंक यू वो सो मुकाम मच। हासिल करें। आप थैंक यू। पधारें, आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सर। थैंक यू।